हाय गाइस, वेलकम बैक टू रिया अनलीश्ड। लाइफ पूरी तरह से चेंज हो चुकी है एंड आज का वीडियो बहुत बहुत स्पेशल है मेरे लिए। काफ़ी दिनों बाद आज थोड़ा बहुत मेकअप किया है मैंने एंड बिल्कुल ठीक हूँ मैं फिज़िकली एंड मेंटली बहुत खुश हूँ। इसलिए आज लगा कि नहीं, आई शुड गो बैक टू द वर्क। मुझे अपना काम अब बस और नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चेंज लाइफ में आया है वो कोई एक दो दिन का चेंज तो है नहीं। मुझे उसी के साथ अपने काम को बैलेंस करना सीखना होगा। मैं जितना इस चीज़ को पीछे करूँगी कि नहीं 2-4 दिन बाद शुरू कर लूँगी, वो उतना डिले होता जाएगा। सो आई थॉट कि नहीं, आज से ही शुरू करते हैं। टाइटल में आप लोगों ने देखा है कि दिस इज़ गोना बी चिट चैट व्लॉग। माई सी सेक्शन जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हर लड़की के लिए माँ बनना इट्स अ ब्लेसिंग। सी सेक्शन ही होता है आज के डेट में। नॉर्मल डिलीवरी बहुत कम ही सुनने को आती है। मैं मेंटली हमेशा से ही सी सेक्शन के लिए प्रिपेयर्ड थी। नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी। मैं खुद सी सेक्शन चाइल्ड हूँ। मैं खुद मेरी मम्मी को भी सीजर ही किया गया था, सी सेक्शन ही किया गया था। सी सेक्शन एक ऐसी जर्नी है जिसके बारे में अगर हमें ज़्यादा पता चले, उसके भी फ़ायदे हैं, नुकसान है। और अगर कुछ भी ना पता चले, उसके भी फ़ायदे नुकसान है। आई थिंक उसके कुछ भी नहीं पता होने के नुकसान ज़्यादा है। कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए बिफोर एंटरिंग द लेबर रूम या ऑपरेशन थिएटर, जो भी आप कह लो। मुझे बहुत सी चीज़ें, मैंने बहुत रिसर्च करी थी, लेकिन उसके भी बाद, इतना सारा रिसर्च करने के बाद भी मुझे इतनी चीज़ें नहीं पता चली। ऐसा लगा कि हाँ भाई, ये तो फेस करोगे तो ही पता चलेगा। बहुत से लोग आपको बहुत सी चीज़ें ये भी सोच के नहीं बताते, क्लोज फ्रेंड्स आपके, कि आप पैनिक हो जाओगे, डर जाओगे। मेरी बेस्ट फ्रेंड प्रियंका, उसने मुझे काफ़ी इंसिस्ट किया था फॉर नॉर्मल डिलीवरी, बट उसने शायद मैं डर जाऊंगी इसकी वजह से उसने मुझे बहुत इलेबोरेटली चीज़ें नहीं बताई। बहुत ज़्यादा गाइड किया उसने, नो डाउट, पर बहुत सी चीज़ें वो बता सकती थी। पर उसने बहुत सी चीज़ें, शायद मुझे ऐसा लगता है, प्रियंका देख रही होगी तो मुझे बताना, आई थिंक बहुत सी चीज़ें वो बता सकती थी पर उसने नहीं बताई, एंड अच्छा उसने नहीं बताया। मैं आज आपके साथ इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं शेयर करूँगी जो कि बहुत ज़्यादा स्कैरी हो। बहुत ज़्यादा स्कैरी नहीं होता है। आई थिंक जब हम उस फेज़ से जा रहे होते हैं ना, गॉड इज़ देयर टू। एक माँ जो होती है ना, उसका मेंटली उसको वो चीज़ वो उतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो उस फेज़ से गुज़र के जा सके। भगवान ने हमें वैसे ही बनाया होता है। अब जब मैं सोच रही हूँ ना, अब मुझे लग रहा है कि वो, ओह माय गॉड, मैंने कैसे कर लिया, इट वाज़ डिफ़िकल्ट। पर बावजूद इसके बहुत सारी औरतें एक एक के मतलब मोर देन वन चाइल्ड भी करती है, और 2-2 3-3 बार उनका सी सेक्शन होता है। सो आप समझ सकते हो कि अगर औरतों में वो कैपेबिलिटी नहीं होती, हम माओ में वो कैपेबिलिटी नहीं होती, फिर तो नहीं ही होता ना। मतलब कोई एक से ज़्यादा बच्चा फिर क्यों ही करता, मतलब कैसे ही कर लेता। ओके, बहुत लंबा इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ मैं, बहुत कुछ। एक्चुअली ये ऐसा व्लॉग है ना, ये ऐसा एक वीडियो है जिसका शुरू और अंत, इसका कोई ऐसा मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ। मैं इमोशनल हो जाती हूँ कुछ कुछ व्लॉग को लेकर, कुछ कुछ पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। ये भी एक ऐसा ही टॉपिक है। ओके, सो आपको ऑनलाइन ना आज के डेट में सारी की सारी जानकारी मिल जाती है। इफ़ यू आर प्रेग्नेंट और प्लानिंग टू हैव अ बेबी और थिंकिंग फॉर अ सी सेक्शन, वॉट एवर इट इज़, ठीक है। आप अगर चाहते हो कि आपको एक मेंटल एक प्रिपरेशन हो, आपको पता हो कि हाँ, ये मैं जाऊँगी हॉस्पिटल ऑन द डे ऑफ द, मतलब द डे ऑफ द डिलीवरी, आपको ना मतलब पता होना चाहिए कुछ चीज़ें कि हाँ, जिस दिन मैं डिलीवरी के लिए जा रही हूँ ये चीज़ें होगी। मैं जब जिस दिन गई डिलीवरी के लिए, मुझे बिल्कुल भी वेट नहीं कराया उन्होंने। मुझे बोला गया था रात रात को आप डिनर करना, अगले दिन सुबह चाय बिस्किट खा के आप आ जाना हॉस्पिटल, और उसके बाद जो भी होगा होगा। तो मैं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड थी कि शायद वो थोड़ा सा वेट करेंगे दोपहर तक, और मतलब ओटी होते होते दोपहर हो ही जाती है। सुबह प्रोसीजर्स जो भी शुरू होते हैं वो ओटी होते होते दोपहर हो ही जाते हैं, अगर सुबह भी शुरू हो रहा है
तो मैं करीबन करीबन 9:30-10 बजे तक जो है अपने हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। एंड फॉर कोविड उन्होंने कपड़े मेरे चेंज करने को मुझे बोला कि आप कपड़े चेंज कर लीजिए एंड चलते हैं फिर। तो कपड़े जैसे ही मैंने चेंज किए, उन्होंने मुझे डायरेक्ट जो है उन्होंने मुझसे कहा कि अपने बालों को पार्टीशन कर लीजिए। एंड फिर जो वहाँ पे नर्स थी उन्होंने मेरी बालों को चोटी बना के दिया, बिकॉज जो हेयर है वो ऑपरेशन के बीच में अगर कैसे भी आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है तो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। तो दिस इज़ द रीज़न उन्होंने मुझे ऐसे बालों को पार्टीशन करके उन्होंने मेरी चोटी बना के दी। द सिस्टर वॉज रियली रियली नाइस एंड स्वीट। एंड देन फिर उन्होंने मुझे जो उनका गाउन टाइप का होता है, जो पीछे ऐसे डोरी डोरी टाइप का होता है, उन्होंने मुझे वो वाला ड्रेस पहनाया। बाकी सब कुछ आपको रिमूव करना पड़ेगा अपनी बॉडी से, एवरीथिंग वॉट एवर यू आर वेयरिंग, योर अंडर गारमेंट्स एंड एवरीथिंग। तो वो हुआ। उसके बाद उन्होंने मुझे जो स्ट्रेचर टाइप का होता है उस पर उन्होंने मुझे लेटा दिया। एंड गाइज यू हैव टू रिमेंबर कि जब भी आपका सलाइन स्टार्ट हो रहा है उसके बाद आप वॉशरूम नहीं जा सकते हैं। तो अगर आपको वॉशरूम जाना है तो आप पहले ही वॉशरूम यूज़ कर लो, क्योंकि जैसे ही आपका सलाइन स्टार्ट हो जाता है उसके बाद आप वॉशरूम नहीं जा सकते। आपको वेट करना पड़ेगा टिल दे अटैच द कैथेड्रल, जो कि होता है आपका यूरिन पास करने का एक अटैचमेंट होता है। मैं उस पर बाद में आती हूँ। सो उन्होंने मुझे स्ट्रेचर पे लेटा दिया एंड उन्होंने वो फिर क्या करेंगे, आपके हाथों में यहाँ पे चैनल लगाएंगे। ठीक है, अभी निशान चले गए हैं, थे कुछ दिन पहले तक भी। तो वो फिर क्या करते हैं, हाथों में चैनल करते हैं। ठीक है, अगेन इट्स नॉट अ पेनफुल थिंग एट ऑल। चैनल करना बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता है, तो डरने की इसमें कोई भी बात नहीं है। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जहाँ पे भी आप अपने एनरोल्ड हो, मतलब थोड़ा सा स्टैंडर्ड जगह पे जाना। होता ये है कि हर ही हॉस्पिटल में या इसमें शायद, मुझे नहीं पता, इंटर्न्स होते हैं जो सीखने आते हैं। तो कई बार क्या होता है, इंटर्न्स के हाथ अच्छे नहीं होते क्योंकि वो सीख रहे होते हैं। बाकी चैनल जब वो होता है हाथों में, इट्स नॉट अ पेनफुल जॉब एट ऑल। इट्स अ वेरी कुछ नहीं है, मतलब बहुत इजी है। आप ऑलरेडी काफ़ी बार सुई खा चुके होते हो ओटी तक, मतलब डिलीवरी के डेट तक पहुंचने से पहले, सो इट्स नॉट अ बिग डील। चैनल हो जाने से बहुत आसानी हो गई है, पहले बहुत डिफिकल्ट हो जाता था डिलीवरी करना विदाउट चैनल। तो वो चैनल चलाएंगे और फिर वो क्या करेंगे, उन्होंने मुझे 2 बॉटल सलाइन चढ़ाया, इसलिए क्योंकि ठंडी का मौसम है। गर्मी के मौसम में वो कह रहे थे कि 3 बॉटल हम सलाइन चढ़ाते हैं, क्योंकि पेशेंट को पसीना आता है, इसलिए हम 3 बॉटल सलाइन चढ़ाते हैं। ठंडी का सीज़न है तो हम 2 बॉटल सलाइन चढ़ाएंगे। तो सलाइन चढ़ाया उन्होंने, और जैसे ही सलाइन ख़त्म हुआ उन्होंने डायरेक्टली मुझे वो मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। ऑपरेशन थिएटर में जो होता है, आपके बदन में जो है बहुत कम कपड़े होते हैं, विच इज़ वेरी ऑब्वियस, एंड AC चल रहा होता है। तो और सलाइन की वजह से हो सकता है कि आप शिवर करो, डरने की कोई बात नहीं है। आप डॉक्टर को बोलोगे या जो भी वहाँ पे नर्सेज वगैरह होंगी, दे विल कवर यू, क्योंकि आप बहुत ऑलमोस्ट आपके बॉडी में कुछ भी गारमेंट्स ऐसा होता कुछ भी नहीं है। वो जो होता है वो नहीं के बराबर होता है। तो ये हो गया। गाइस, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो घर वाले या फ्रेंड्स मतलब किसी भी रीज़न से आपको नहीं बताते हैं। सो प्लीज़ अपना प्राइवेट एरिया को वैक्स तो नहीं पॉसिबल है। इस वक्त एक ही ऑप्शन होता है, वो है बिकिनी एरिया हेयर रिमूवल क्रीम। जो मैंने यूज़ किया था वो एवरटीन का था, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक होगा। इसे यूज़, या फिर अगर आप वीट भी यूज़ करें, क्योंकि मेरे सामने एक लड़की को उन्होंने, शी डिडंट क्लीन हर प्राइवेट पार्ट्स एंड केम फॉर द डिलीवरी। सो उन्होंने क्या किया, तुरंत वीट यूज़ किया टू क्लीन हर अप, बट उससे उसको इन्फेक्शन हो गया। तो प्लीज़ अपने आप को इस हैसल से बचाने के लिए ऑपरेशन थिएटर, मतलब
डिलीवरी से 2 दिन पहले जो भी आपके पास अवेलेबल है, ये आप खरीद के ला रहे हो, वीट ला रहे हो, एवर्टीन ला रहे हो, जो भी लेके आ रहे हो। पर्सनली मैं एवर्टीन सजेस्ट करूँगी क्योंकि मुझे तो काफ़ी सेफ लगा। वहाँ पे पैच, अपने प्राइवेट एरिया में पहले पैच टेस्ट करो, उसके बाद जो है अगर आपको ठीक लगे, क्योंकि सी आप प्रेग्नेंट हो, इस वक्त जो है आप कोई रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा हैसल लेने का कोई मतलब नहीं है, अपने आप को फिजिकली एग्जॉस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो प्लीज़ पैच टेस्ट कर लेना याद से, एंड देन उसके बाद अगर आपको ठीक लगे, देन आप क्या करो, जाने से जिस दिन आप जा रहे हो उससे 1 दिन पहले जो है अपना प्राइवेट एरिया अच्छे से क्लीन कर लो, अदरवाइज वहाँ पे जाके आपको एम्बैरेसिंग सिचुएशन फेस करना हो सकता है। या सो उन्होंने फिर क्या किया, मैंने डॉक्टर को बोला कि मुझे ठंड लग रही, तो दे कवर्ड मी आप, उन्होंने मुझे कवर किया। एंड गाइस, जो डॉक्टर के ऊपर बहुत सी चीज़ें डिपेंड होती है, और मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स जो सिजेरियन सेक्शन या डिलीवरी करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, अच्छे होते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा काम फील कराते हैं ताकि आप बिल्कुल ना डरो। इसके बाद एक चीज़ आपने सुनी होगी कि एनेस्थेशिया जो रीढ़ की हड्डी में इंजेक्ट किया जाता है, उससे बहुत दर्द होता है, वो बहुत पेनफुल होता है वगैरह वगैरह। अगेन आई विल से कि ये भी हाथ टू हाथ डिपेंड करता है, बहुत से लोगों के एक्सपीरियंस बुरे होते हैं, पर आई एम सो लकी जिस एनेस्थेसिस्ट ने मुझे एनेस्थेशिया दिया, ही वॉज रियली रियली नाइस। सी बहुत से लोगों को, मतलब मैं जब हॉस्पिटल में भी थी, एक आध लोगों के साथ जो भी मेरा इंटरेक्शन हुआ, एक लेडी वॉज सेइंग दैट दिस इज़ हर सेकेंड बेबी। पहली बार का उनका एक्सपीरियंस वॉज अ लिटिल बिट हॉरिफिक, तो इसलिए वो बहुत डर गई थी। मैं आप लोगों से एक ही बात कहूँगी कि जिस दिन आप जा रहे हो हॉस्पिटल या ड्यूरिंग द होल प्रेगनेंसी पीरियड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव थिंकिंग। इससे ना ही सिर्फ आपकी डिलीवरी का जो होल पीरियड है, जो कि काफ़ी एग्जॉस्टिंग होता है, उसे आप हैंडल कर सकते हो विद अ पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। साथ ही साथ आपको ना मिल्क भी आएगा जो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बेबी को आपको पिलाना है, एंड दैट इज़ कंपलसरी। 6 मंथ्स आपको बेबी को ब्रेस्ट फीड करना कंपलसरी है फॉर योर बेबीज़ हेल्थ। तो आप ना पॉजिटिव माइंडसेट नहीं रखोगे ना, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नहीं रखोगे ना, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा। ओटी में भी अगर आप बहुत घबरा जाओगे तो फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। यू हैव टू थिंक कि इट्स ओके, आई एम अ वुमन एंड आई एम ब्लेस्ड। बहुत सारी औरतें होती है जो एक बच्चे के लिए तड़प रही होती है, तरस रही होती है। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड। मैं बस कुछ ही मिनटों में, नॉट इवन आवर्स, मैं कुछ ही मिनटों में अपनी बेबी को देखूंगी, आई एम गोना होल्ड हर। ये माइंडसेट मेरा था, ठीक है। मैं बिल्कुल भी नहीं घबराई, जबकि लोग दूसरी तीसरी बार में भी इतना घबरा जाते हैं। होता है यार, क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, वो थोड़ा सा, मैं बिल्कुल नहीं आपको बोलूँगी कि डिफ़िकल्ट नहीं होता है। तो जिनको पता होता है ना, वो डर जाते हैं। अगर आपको इतना ही डर लग रहा है तो आप सेकंड बेबी प्लान ही मत करो। लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हो तो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि मैं इस फेज़ को इस माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पार करूँगी, एंड आई एम गोना होल्ड माई बेबी within few minutes, and that is going to be a very beautiful moment for my life, right? तो मेरा माइंडसेट यही था। उन्होंने फिर क्या किया, बैक टू द स्टोरी आ जाती हूँ। उन्होंने फिर मुझे कवर कर दिया क्योंकि मुझे ठंड बहुत लग रही थी। डॉक्टर के साथ हमारा पर्सनल रिलेशनशिप था, तो मैं काफ़ी काम थी और मुझे ये पता था कि जो डॉक्टर मेरी सर्जरी कर रहे थे, ही इज़ द बेस्ट क्या बोलूँ, मतलब डिलीवरी केसेस में कोलकाता में बेस्ट डॉक्टर्स में जिनका नाम आता है, वो उनमें उनका नाम शामिल है। तो आई वॉज इन अ वेरी सेफ हैंड, तो मैं काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स थी, और बहुत सारे पॉजिटिव मैंने उनके बारे में सुन रखा था, तो मैं बिल्कुल भी ज़्यादा डरी हुई नहीं थी। हालांकि मैं पहली बार ऑपरेशन थिएटर में थी, मैं पहली बार हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, पहली बार मुझे चैनल हुआ था, चैनल लगा था मेरी बॉडी में, एवरीथिंग वाज फर्स्ट। मैं कभी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुई थी, बट स्टिल आई वॉज समहाउ, आई थिंक गॉड वॉज देयर टू हेल्प मी आउट, एंड ताकि आई डोंट नो हाउ कम, बट मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। उसके बाद उन्होंने कैथेड्रल अटैच किया। यू हैव टू बी मेंटली वेरी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। मैंने डॉक्टर नर्स से पूछा कि इज़ दिस कंपलसरी, बट कैथेड्रल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लगाना ही पड़ता है, बिकॉज सर्जरी के बाद आप खुद उठकर टॉयलेट नहीं जा सकते हैं, तो उसके लिए सपोर्टिंग हो जाता है कैथेड्रल, बॉडी के साथ वो अटैच करते हैं। अगेन मुझे बिल्कुल पेन नहीं हुआ, आई स्वेर। एक आई कांट एक्सप्लेन यू, ये सारी मेडिकल टर्म्स हैं, पर हाथ टू हाथ डिपेंड करता है।
बट आई विल से कि मुझे बिल्कुल भी दर्द तकलीफ कुछ भी फील नहीं हुआ। आई एम श्योर उनका हाथ बहुत ज़्यादा अच्छा था, वो काफ़ी प्रोफेशनल थे, इसीलिए मुझे कुछ पेन फील नहीं हुआ। सो आफ्टर दैट जो एनेस्थेसिस्ट थे उन्होंने मुझसे एक ही बार में बोला कि देखो बेटा, अगर तुम हिलोगी, अगर तुम मूव करोगी, डरोगी, शिवर करोगी तो तुम्हें ज़्यादा पेन होगा। अगर तुम स्टेडी रहोगी तो ये बहुत आसान है, अदरवाइज इट्स गन बी वेरी पेनफुल फॉर यू, इट विल टेक 5 to 6 attempts, सो जस्ट बी स्टेडी। एंड आई वो स्टेडी, और मुझे बिल्कुल, और नॉट ओनली मी, मेरे आसपास जिन भी लोगों का ओटी हुआ था उन सब ने कहा कि दिस एनेस्थेसिस इज अमेजिंग। तो अगेन मैं यही बोलूँगी कि आप अच्छी से जगह पे अपने आप को एनरोल कराओ इफ़ यू आर प्रेग्नेंट। या सो उसके बाद एनास्थेशिया हो गया। एनास्थेशिया में ऐसा होता है कि 90% 90 to 95% आपकी बॉडी जो होती है, वो जो नीचे का आपका पार्ट होता है वो सेंस उसका कम हो जाता है, आपको कम चीज़ें फील होती है। यू नो व्हाट, लाइक अगर मैं इस तरह से अपने आप को ये करूँगी, ऐसे करूँगी, तो जो इसकी इंटेंसिटी है ना, वो इतने ज़ोर से मारने पर जो होता है, वो एनास्थेशिया के बाद वो ना ऐसा लगेगा कि आपको किसी ने ऐसे मारा, लेकिन वो लग इतना रहा है, पर एनास्थेशिया की वजह से आपको लगेगा कि वो इतना हो रहा है। तो दिस इज द डिफरेंस। वैसे आपको फील सब कुछ होगा कि समथिंग इज हैपनिंग, पेन फील नहीं होगा, आपको टच फील होगा कि समथिंग इज हैपनिंग। सो उसके बाद एनास्थेशिया देने के बाद मेरा नीचे का पोर्शन जो है वो धीरे धीरे बहुत फास्ट होता है, वेरी क्विक, क्योंकि वो रीढ़ की हड्डी में एनास्थेशिया देते हैं तो बहुत ही फास्ट होता है। तो उन्होंने सिर्फ मेरे आंखों का ये जो पोर्शन है उतना उन्होंने कवर किया एग्जैक्टली तब जब वो कटिंग मतलब जो कट है वो स्टार्ट कर रहे थे। आज के डेट में क्या होता है, पहले तो कुछ वो रे होता है, उससे वो आपकी स्किन को जो है, कैंची छुरी यूज़ नहीं होती, तो आपको हल्की सी जलन की स्मेल आएगी, जैसे कि कुछ जल रहा है, स्किन बेसिकली कुछ जल रहा है। तो आप डरना मत, ठीक है, काफ़ी लोग इससे भी डर जाते हैं, तो डरना मत। तो मुझे ये सारी चीज़ें पता थी, हल्की फुल्की मुझे नॉलेज थी, तो मैं डरी नहीं। तो वो स्मेल आया मुझे। एंड एक और चीज़ है, अगर आपको काफ़ी आज के डेट में तो ज़्यादातर पेस्टिंग होती है। पेस्टिंग वो टाइप की सर्जरी होती है जिसके अंदर टाके होते हैं और ऊपर पेस्टिंग होती है, कुछ तो होता है, जिससे कि आपको स्टिचिंग खोलने के जो प्रोसेस होता है कि लोग कहते हैं कि हम स्टिच काटने जा रहे हैं आफ्टर डिलीवरी, वो हैसल आप फ्री हो जाते हो। सिर्फ एक छोटा सा नॉट होता है, वो कट करना होता है। तो आप पहले ही अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लो कि मुझे जो है पेस्टिंग सर्जरी चाहिए, मुझे पेन मतलब मुझे वही स्टिच काटने का जो झमेला है वो मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने डॉक्टर को पहले ही पूछ लिया था डॉक्टर से, ठीक है तो वी विल गो फॉर द पेस्टिंग। तो आफ्टर दैट उन्होंने सर्जरी जब शुरू की, आपको कुछ भी फील नहीं होगा कि क्या हो रहा है, पर वही जैसे मैंने बोला एक टच फील होगा आपको। इट टुक आई डोंट थिंक मोर देन 7 to 10 minutes and then I heard my baby's cry. मेरे कानों में अभी भी गूंज रहा है। आई थिंक वो साउंड हमेशा सारी ज़िंदगी मेरे कानों में गूंजेगा। हाँ, मैंने आपके साथ अपने पिछले वाले वीडियो में जब बेबी का जेंडर और नाम वगैरह सब कुछ, जेंडर बेसिकली, नाम तो अभी भी सॉर्टेड नहीं है, शेयर किया था। तब मैंने आपको बोला था कि मैं चाहती थी कि मुझे बेटी हो। आई वॉज रियली रियली प्रेइंग कि मुझे बेटी ही हो। बट जब मैंने उसकी आवाज़ सुनी ना रोने वाली, तब मुझे एक ये लगा कि शायद बेटा है, बिकॉज जब बच्चा पेट से निकलता है ना, उसके गले में कुछ तो होता है, बलगम टाइप का आई कैन से। तो वो ना थोड़ा सा ऐसे उसकी वॉइस जो है वो क्लियर नहीं होती है। तो वो जिस तरह से वो रो रही थी ना, मुझे लगा कि हो सकता है बेटा हो। बट विद इन अ सेकेंड जब वो रोई, प्रॉपर रोई ना एकदम साफ आवाज़ में, आई वॉज लाइक ये तो मेरी बेटी है भाई, जो आवाज़ है इसकी ये मेरी बेटी की हो सकती है। एंड देन आई वॉज सो, क्या बोलूँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैं वेट करूँ कि डॉक्टर मुझे कब बताएगा बेटी है कि बेटी है। आई वॉज नॉट एबल टू टॉक। आप समझ सकते हो, जो भी है ऑपरेशन हो रहा होता है, मेरा ऊपर की बॉडी में सेंसेस थे, बट स्टिल I hardly managed to ask the doctor कि डॉक्टर इट्स अ बॉय और गर्ल। डॉक्टर साहब ने मुझे कुछ नहीं बताया। ही सेड कि आई डोंट नो इट्स अ बॉय और गर्ल, बस कुछ था जो हमने निकाल लिया पेट में से आपके। एंड मेरी बेटी कंटिन्यूसली रो रही थी, और मुझे उसकी आवाज़ आ रही थी। देन आई टोल्ड द डॉक्टर कि डॉक्टर
डजेंट मैटर आप मुझे नहीं बता रहे हो, बट इट्स अ गर्ल, आई कैन फील। ये बिल्कुल मेरी आवाज़ है उसकी, बिल्कुल मेरी तरह उसकी वॉइस है। तो ये तो मेरी बेटी ही है 100% श्योर। एंड आई वॉज, फिर भी ना एक होता है कि ना कि हाँ मतलब हो सकता है कि बेटी ना हो बेटा हो, नो ऑफेंस बेटों की मम्मी को, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, पर हाँ ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। सो फिर आई थिंक आफ्टर 5 मिनट्स उन्होंने बेबी को क्लीन किया एंड जो भी उनका सब कुछ होता है सारा सब कुछ किया। एंड देन क्या होता है कि ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखनी है कि बेबी के हाथों में एक टैग लगाएंगे वो, और आपके हाथ में भी सेम नंबर का टैग लगाएंगे। ये मेरा टैग था 92, ये इस तरह का टैग वो लगाते हैं, अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग टाइप का टैग होगा ऑब्वियसली। ये आपको बहुत संभाल के रखना है कि क्योंकि जब आप डिस्चार्ज होगे, दिस इज़ द प्रूफ कि कौन सा बेबी आपका है, ताकि ऊपर नीचे मतलब यू कैन अंडरस्टैंड कि बेबी एक्सचेंज ना हो जाए, जो कि ऑब्वियसली कोई मान नहीं चाहेगी। सो उन्होंने मुझे फिर सबसे पहले टैग दिखाया कि सी दिस इज़ द टैग, देख रहे हो आप ये कितना, उन्होंने मुझसे पूछा देखिए कितना नंबर है, ऐसे 92। देन उन्होंने दिखाया, बेबी का हाथ दिखाया कि देखिए ये 92 वाला सेम बैच जो है हम आपकी बेबी में भी बेबी के हाथ में लगा रहे हैं। एंड देन फिर उन्होंने बेबी को ऐसे ऊपर किया एंड कहा, मुझसे पूछा कि देखिए क्या है, बेटा है कि बेटी है। एंड आई वॉज ऑन क्लाउड 9 जब मैंने देखा कि बेटी है। मैं इतनी खुश थी, मैं मुझे अभी भी यकीन नहीं होता है ऑनेस्टली कि शी इज़ विथ मी एंड इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। एनीवे, तो ये हो गया। काफ़ी लंबा एक्चुअली हो गया है व्लॉग, आई डोंट नो कि मैं इसे एक वीडियो में रखूँगी क्या 2 में। एनीवे, तो ये हो गया, तो ठीक है। उसके बाद बस ये ख़त्म एंड फिर टाँके वाके उन्होंने लगाए, जो कि मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी फील नहीं हुआ। एंड तुरंत उन्होंने मुझे जो केयर यूनिट होता है, आपको उसी वक्त जनरली वो केबिन में शिफ्ट नहीं करते हैं, जितना मैंने देखा वो केयर यूनिट में शिफ्ट करते हैं। केयर यूनिट में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती है, और वहाँ पे ना जैसे मेरे बेबी को वो हीटर, सारे बच्चों को वो हीटर के नीचे रख रहे थे, ताकि बेबी को माँ के वूम्ब में जो वार्मथ उनको फील होता है, या माँ की गोद में जो वार्मथ उनको फील होता है, वो फील हो सके, ताकि बच्चा रोए ना। क्योंकि उस वक्त शुरू के 1-2 दिन तक आप बेबी को फीड कराने के हालत में नहीं होते हैं, तो वो केयर यूनिट में वो बच्चे को जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में रखते हैं। मैं जहाँ पे थी वहाँ पे वो दूसरी मम्मियों का दूध लाकर बच्चे को पिला रहे थे, फॉर्मूला मिल्क वहाँ पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे केयर यूनिट में शिफ्ट किया। नाउ अगेन वो सलाइन स्टार्ट करेंगे, उसमें एंटीबायोटिक होगा, बहुत सारी चीज़ें, वो कुछ चीज़ें आपके यहाँ पे भी पुश करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा बटन होगा, जैसे कैप होते हैं ट्यूब्स के, उस तरह का कैप वो खोलेंगे और वहाँ पे आपको इंजेक्ट करेंगे दवाइयाँ। एंड साथ ही साथ वो सलाइन के बॉटल में भी दवाई इंजेक्ट करते हैं। बहुत सारी दवाइयाँ चलेगी, विच इज़ वेरी ऑब्वियस, आप समझ सकते हो क्यों चलेंगी। सो वो होगा। अगेन आपको शिवरिंग होगी, तो यहाँ पे भी डरना मत, ठीक है। मैं थोड़ा सा वहाँ पे घबरा रही थी कि ओटी हो गया, अब क्यों मैं शिवर कर रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी के साथ भी ये हुआ था। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये सारी चीज़ें होती है। उस वक्त मुझे नहीं पता था, मैं डर गई थी। तो जो मेरे साथ वाले बेड में जो लेडी थी, उनसे मैंने पूछा, मैंने देखा कि वो भी शिवर करी, तो आई आस्क्ड हर, शी सेड आई एम आल्सो शिवरिंग वेरी बैडली। देन फिर मुझे सुकून मिला कि अच्छा, देन इट्स नॉर्मल। तो धीरे धीरे फिर विद इन सम मिनट्स वो शिवरिंग खत्म हो जाती है। टेक 10-15 मिनट्स लगते हैं आई थिंक। मुझे उस वक्त समय का कुछ ज़्यादा अता पता तो था नहीं, पर हाँ थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर आपकी शिवरिंग जो है वो नॉर्मल हो जाती है। सी सेक्शन जिस दिन होता है उस दिन और उसके अगले दिन इतनी सारी दवाइयाँ चल रही होती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप नींद के ट्रांस में ही होंगे। एंड जैसे 15 तारीख को मेरी सर्जरी हुई थी, 15 और 16 को मैं टोटली बेड से उतरी ही नहीं थी। यूरिन वगैरह कैथेड्रल से पास हो रहा था। मोशन आपको आएंगे नहीं, क्योंकि दवाइयाँ वैसे दी हुई होती है ताकि आपको मोशन ना आए, जो कि फिर से 3rd डे नॉर्मल हो जाता है। दवाइयाँ फिर ऐसी दी जाती है ताकि आपका मोशन और यूरिन वगैरह सारा सब कुछ नॉर्मल हो जाए। तो यहाँ पे भी डरने वाली कोई बात नहीं है। सो ये हो गया। उसके बाद पहले दिन और उसके बाद वाले दिन तो फिर आप उठ नहीं सकते हो। 15 को मेरी सर्जरी हुई। मैं मोस्ट ऑफ द मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था, मैं सो ही रही थी दवाई के असर की वजह से। 16 को उन्होंने मुझे धीरे धीरे बोला कि आप प्लीज़ उठ के बैठने की कोशिश करो। नाउ गाइस, दिस इज़ अ चैलेंज।
दिस इज़ अ चैलेंज। बट अगेन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी पर्सनल राय ये रहेगी कि इन सारी चीज़ों के लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। आपको लगेगा कि यार ये डॉक्टर मुझे, ये नर्सेज मुझे क्यों बार बार उठने के लिए बोल रही है, एंड क्यों क्यों मतलब मैं कैसे उठूँगी इस हालत में। बट आपको उठना है, आपको उठ के बैठना है अपने बच्चे के लिए, ठीक है। आप सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि मुझे कितनी भी तकलीफ हो, कैसे भी हो, वहाँ पे फोल्डिंग बेड्स होते हैं, वो आपको सपोर्ट देंगे, पर वो इंसिस्ट करेंगे कि आप धीरे धीरे खुद अपने बॉडी का बैलेंस लेकर खुद उठ के बैठने की कोशिश करो। नाउ यहाँ पे आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो हमें वहाँ पे नहीं बताया गया। आप कभी भी पेट में टाँके लगने के बाद सीधा उठ के बैठने की कोशिश मत करना, साइड वाइज उठ के बैठने की कोशिश करोगे तो आपको इजी होगा, ठीक है। अपने हाथों के सहारे उठ के बैठने की कोशिश करो। मैं एक वीडियो बनाऊंगी, जो हमें वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट थी, उन्होंने हमें उठना बैठना सिखाया कि कैसे आपको अब से उठना बैठना है तब तक जब तक कि आप अपनी बॉडी के साथ वापस पहले के जैसे कंफर्टेबल नहीं हो जाते हो। मैं आप वो वीडियो बनाऊंगी, वहाँ पे आप देखना। तो आपको ना सीधा नहीं उठना है, आपको साइड वाइज उठना है आपके सी सेक्शन के बाद। आपको क्यों उठना है, आपको अपने बेबी के लिए उठना है जितनी जल्दी आप अपनी, क्योंकि देखिए एक दिन तो ऑलरेडी गुजर चुका है, सेकेंड डे अगर आप अपनी बेबी को अपनी छाती से नहीं लगाओगे ना तो दैट्स नॉट गुड। आप जितनी जल्दी अपनी बेबी को अपनी छाती से लगाओगे वो बेबी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नाउ आपको उसी वक्त से बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना ज़रूरी है। नाउ ब्रेस्ट फीडिंग इज़ अ होल न्यू चैप्टर, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। बट यहाँ पे मैं इतना बताना चाहती हूँ कि यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि मुझे अपनी बेबी को मुझे बेबी को होल्ड करना है, मुझे बेबी को छाती से लगाना है एंड बेबी को फीड कराना है। नाउ आई वॉज वेरी लकी। अगेन यहाँ पे एक बात बोलूँगी, एनरोल होने से पहले पता कर लीजिए कि वहाँ पे जहाँ पे आप एनरोल हो रहे हो वहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग के लिए वो लोग आपको हेल्प आउट करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग इज़ नॉट अ, आपको सीखनी पड़ेगी, बच्चे को भी सीखना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो सारा प्रोसेस है, अगर आप प्रोफेशनल हैंड्स में नहीं हो, अगर आप केयरिंग लवेबल लोगों के बीच में नहीं हो तो आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा सकते हो अपने बेबी को। बहुत सारे लोगों को लगता है कि फार्मूला मिल्क बच्चे को दिया जाता है, दैट इज़ द रीज़न बच्चे फिर ब्रेस्ट फीड नहीं करते। इट्स अ होल रॉन्ग कॉन्सेप्ट। मैं ब्रेस्ट फीडिंग के वीडियो में ये चीज़ें बहुत एलैबोरेटली बताऊंगी। उसके बाद ये हुआ उन्होंने मुझे बेबी को दिया एंड मैंने धीरे धीरे उन्होंने मुझे गाइड किया कि ऐसे ऐसे बेबी को होल्ड करना है एंड ऑल दोस थिंग। तो ये सारी चीज़ें हुई 16 तारीख को, ये 16 तारीख की बात है। 16 तारीख को भी मैं ऑलमोस्ट लेट ही हुई थी। बेबी को वो बहुत ज़्यादा देर तक आपको नहीं देंगे, थोड़े थोड़े टाइम के लिए ही देंगे, बस जितना ज़रूरी है उतने टाइम के लिए ही देंगे, फिर वो वापस बेबी को वो लोग खुद ही हैंडल करते हैं, क्योंकि आप उस हालत में नहीं होते हो। उन्होंने मुझे रात को 16 तारीख रात को उन्होंने मुझे प्रॉपर चावल वगैरह खाने के लिए दिया था। अगर आपके घर में से कोई किसी को अलाउ कर रहे हैं तो ठीक है, अकेले खाना खाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कोविड की वजह से मेरी फैमिली में से किसी को उन्होंने अलाउ नहीं किया था। एनीवेज 17 तारीख को सुबह मुझे बताया गया था 16 को कि कल आपका कैथेड्रल खुल जाएगा एंड हम आपको आपके केबिन में शिफ्ट करेंगे। सो मैं बहुत खुश थी। 16 तारीख रात मैंने बहुत मुश्किल से काटी। 17 तारीख को उन्होंने मुझे केबिन में शिफ्ट किया एंड उसके बाद शुरू होता है स्टिच के साथ आपके, मतलब ये जो नया बिल्कुल चेंज आपकी बॉडी में आया है, एक इतना बड़ा कट लगा है आपकी बॉडी में, उसके साथ एडजस्ट करके चलने की स्ट्रगल होता है, जो कि शुरू के 2-3 दिन तक रहेगा। उसके बाद अपने आप ही चला जाएगा। वो टाइम पीरियड जो है आपको बहुत ज़्यादा अपने आप का ध्यान रखना है, संभल के चलना है। यूरिन आपको सी सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपना यूरिन जो है वो बिल्कुल होल्ड ना करें। ज़्यादा पानी पिए, क्योंकि आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपका यूरिन जो है वो सही से पास होगा, आपकी बॉडी का जो बैलेंस बिगड़ा हुआ था बीच के 2 दिन में वो सही हो जाएगा, आपकी बॉडी में मिल्क बनेगा तो आपका बेबी जो है पेट भर के मिल्क पी सकेगा, जो कि बहुत ज़्यादा आपको जो है पानी पीना है। और जो भी डाइट, मेरी हॉस्पिटल का डाइट जो है वो बहुत अच्छा था। जो भी डाइट वो होंगे वो ऑब्वियसली वो लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे हॉस्पिटल वाले, उसका टेंशन मत लो। पर दूध जो है वो आप इंसिस्ट कीजिएगा कि मुझे दूध आप प्रोवाइड कराइए अगर आप वो नहीं दे रहे हैं तो, क्योंकि दूध से बहुत दूध और जो भी मिल्क ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, आप जितना कंज्यूम करोगे उससे आपकी बॉडी में मिल्क ज़्यादा बनेगा। तो मिल्क ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर अगेन मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। ये एक बेसिक चीज़ थी। 17 को उन्होंने मुझे केबिन में शिफ्ट किया और उस दिन थोड़ी सी डिफ़िकल्टी थी। 18 को डिफ़िकल्टीज़ थोड़ी सी कम हुई, 19 को थोड़ी और कम हुई एंड फिर हाँ धीरे धीरे डिफ़िकल्टीज़ कम हो गई। अब आज 28 तारीख है
एंड अभी भी मुझे उठने बैठने चलने फिरने में लेकिन आई एम ऑन द मतलब आई एम प्रोग्रेसिंग। ऑब्वियसली ये पूरा सब कुछ समझ सेटल होने में 2 महीने से 6 महीने तक का टाइम लगता है। 6 महीने आपको बहुत संभल के चलना होता है, 2-3 महीने तो बहुत ही ज़्यादा संभल के चलना होता है। सो ये एक बेसिक वीडियो था अबाउट माई सी सेक्शन जर्नी। और अगर आपने मेरा हॉस्पिटल बैग का वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे देख सकते हो हॉस्पिटल बैग का वीडियो। इंटीमेट एरिया वॉश करने के लिए वाइप्स कैरी करना, क्योंकि आप जो है वहाँ पे पानी नहीं लगा सकते हो अपने सी सेक्शन के बाद, लेकिन आपको पीरियड स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, आपको पीरियड स्टार्ट हो जाएंगे एग्जैक्टली आपकी डिलीवरी के बाद ही। वहाँ पे हेल्पिंग हैंड्स होंगे, वो आपको हेल्प आउट करेंगे, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा बहुत चलने फिरने लग जाओ, अपना प्राइवेट एरिया आपको क्लीन करना है ताकि वहाँ पे यूरिन इन्फेक्शन ना हो। मेरी जानने वाली एक लेडी एक हफ्ते पहले उनकी डिलीवरी हुई थी एंड शी वाज सेइंग कि उनको यूरिन इन्फेक्शन हो गया है। तो हालांकि सबसे इसका बड़ा रीज़न होता है कि पानी कम पीना आफ्टर डिलीवरी। आपको बहुत ज़्यादा करके पानी पीना है। आप जितना हो सके अपने आप को क्लीन रखो। सैनिटरी पैड्स वगैरह जो कुछ भी है हॉस्पिटल से देते ज़रूर है, लेकिन जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें कैरी की थी उससे मुझे बहुत आसानी हुई, बहुत हैसल फ्री हो जाता है। डिस्पोजेबल पैंटीज़ वगैरह इस वक्त यूज़ करना, आप यूज़ करो और फेंक दो अदरवाइज। और ये इनका मटेरियल बहुत सॉफ्ट होता है, आपके स्टिच पे बिल्कुल फील नहीं होगा, इतना सॉफ्ट होता है। वहाँ पे अगर आप पैंटी के साथ जिस तरह नॉर्मल हम पीरियड में पैड वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब चीज़ें आपको कैरी करनी है आप अपने साथ, ताकि आपकी जर्नी स्मूथ रहे। और अपने आप को साफ़ करना, अपने आप को क्लीन करना जितना हो सके, नहाना मत, पर हाँ अपने प्राइवेट एरिया को क्लीन करना। एंड हाँ उसके बाद अगर आपको पेस्टिंग हो रही है तो स्टिचेस कटना, ड्रेसिंग करना, इन सब चीज़ों को लेके घबराने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल पेन फ्री होता है गाइस, बिल्कुल पेन फ्री। मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ कि कैसे ड्रेसिंग हो गया, कैसे क्या एक थोड़ा सा नॉट था वो कट गया। सो बिल्कुल भी घबराना मत। आधे घंटे का ये भी वीडियो हो चुका है। ये जर्नी है ही ऐसी जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, 10-15 मिनट में मैं शेयर नहीं कर सकती थी, तो इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया। एंड हाँ आई थिंक बहुत सी चीज़ें मैंने आपको बताई। डाइट वो बहुत अच्छा प्रोवाइड करते थे, मेरे हॉस्पिटल वालों ने बहुत अच्छा प्रोवाइड किया था। आपके हॉस्पिटल वाले भी हम श्योर बहुत अच्छा डाइट प्रोवाइड करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस वक्त अच्छा डाइट, फ्रूट से लेकर दूध से लेकर फिश से। मुझे तो 3 पीसेस फिश मैं रोज़ खाती थी हॉस्पिटल में जितने दिन तक मैं थी। तो बहुत अच्छा होता है। दाल आपको बहुत सारा पीना है। तो ये सब चीज़ें आप करोगे ना तो आपका जो है आसान हो जाएगा। मूवमेंट जो है वो थोड़ा सा स्लो करना पड़ेगा। कोमोड ही इस्तेमाल करना है इस वक्त, बैठने उठने में आसानी हो जाएगी आपको। और हाँ धीरे धीरे टाँके आपके सूखने लगेंगे, ड्रेसिंग होगी। घर आने के बाद जो है आपको प्रॉपर ऑइंटमेंट वहाँ पे डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेंगे एंड आप रेस्ट में रहोगे तो आपकी बॉडी जो है वो धीरे धीरे रिकवर हो जाएगी। सो ये रही मेरी सी सेक्शन जर्नी का बेसिक पॉइंट जो मेरे दिमाग में अभी आया। आई होप कि मैंने कुछ मिस नहीं किया है। आप कुछ जानना चाहते हो तो फील फ्री टू आस्क मी, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। एंड अगर आप प्रेग्नेंट हो, बेबी प्लान कर रहे हो तो सी सेक्शन जर्नी के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना आई थिंक अच्छा होता है, क्योंकि हो सकता है आप नॉर्मल डिलीवरी प्लान कर रहे हो और कभी भी इमरजेंसी आ गई, आपको सी सेक्शन करना पड़ गया। तो ये सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की वो आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत यूज़फुल लगेगा। एंड या आई थिंक आई एम गोना एंड दिस वीडियो हियर। कुछ इस तरह की वीडियोस आएंगी अभी और, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है मैं सचमुच में आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और भी दूसरे कंटेंट जो है मेरे दिमाग में है मैं बनाऊँगी। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्रिप्शन। मैं बहुत ज़्यादा करीब हूँ 10,000 सब्सक्राइबर्स की। आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मैं जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर टच कर। सो या आई एम गोना सी यू सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।